तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 1 जो हमारा स्टार्ट चल रखा है, अभी भी रेगुलर हमारे पास चल रहा है। तो ये हमारे पास में 12th क्लास का है। अकॉर्डिंग टू NCERT बेस ही हम चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं? अकॉर्डिंग टू NCERT बेस्ड हम इसको चला रहे हैं। तो इसमें जो हमारे टॉपिक हैं जो मैंने आज लिए हैं वो टॉपिक कौन से हैं? पहला, बिंदुवत आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, यानी किसी एक पॉइंट के ऊपर, किसी एक बिंदु के ऊपर कि पॉइंट चार्ज कितना है, बिंदु आवेश, और उसकी चर्चा हमने पहले कर चुके हैं कि पिछली वीडियो में आपको बताया कि हमने बता दिया था कि पॉइंट चार्ज क्या होता है। वही हमारे पास में अगला एक टॉपिक उठाया मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्ज, यानी आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तीसरा टॉपिक, अगर हमारी लंबी वीडियो नहीं हुई तो उसके अकॉर्डिंग मैं एक और टॉपिक भी देख रहा हूँ कि अगर हम कोशिश करेंगे इसको भी साथ के साथ कर लें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यानी विद्युत क्षेत्र की रेखाएं। तो देखो, विद्युत क्षेत्र की रेखाओं से पहले तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक चल रहा है उसी पर आता हूँ मैं। तो देखो, हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, यानी बिंदुवत आवेशों के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है। तो हमने मान लिया कि हमारे पास में क्या माना कि एक मेरे पास में विलगित बिंदुवत आवेश है। क्या मान लिया हमने यहाँ पर कि मेरे पास में एक विलगित बिंदु आवेश है और जिसे कहाँ रखा गया है? O पर रखा है, यानी मैंने एक मूल बिंदु मान लिया, कहीं पर एक O पर मैंने उसको रख रखा है। विलगित निकाय कैसा था? आइसोलेटेड सिस्टम की बात की थी हमने, एक बिल्कुल विलगित निकाय की, यानी ऐसा निकाय जिसके अंदर मेरे पास में आवेश क्या रहे? स्थिर रहे। ये नहीं है कि उसकी मात्रा बदल गई, चाहे जोड़ दिया चाहे उसको तोड़ दिया, वो चाहे तोड़ें या जोड़ें हमारे पास वही क्वांटिटी बनी रहेगी। मतलब मैं आपको कह रहा हूँ कि ये अब एक पेन है, इस पेन में अगर कोई रिफल अगर शुरुआत में दी गई है तो वो एक ऐसा विलगित निकाय, एक फॉर एग्जांपल समझाने के लिए, या फिर मैं ऐसे कह रहा हूँ कि आपने एक कैरम बोर्ड है और एक कैरम बोर्ड के अंदर हमें बताया कि वाइट की कितनी गिट्टियाँ होंगी, ऐसे ही ब्लैक की कितनी गिट्टियाँ होंगी, चाहे हम उसको मिक्स कर दें चाहे अलग अलग कर दें, टोटल काउंट क्या है? सेम। तो ऐसा ही एक विलगित बिंदु आवेश मान लिया जो मेरे पास में परिवर्तित नहीं है, वैसा का वैसा एक आवेश मान लिया। तो वो मैंने माना कि मेरे पास एक प्लस क्यू आवेश लेके चल रहा और इसे घेरे हुए माध्यम का एक पराविद्युतांक यानी एप्सिलॉन आर इसके अंदर रखा है, यानी इसको घेर रखा है किसने? एक माध्यम ने घेर रखा है। और वो मेरे पास में क्या है जिसकी पराविद्युतांक मेरे पास क्या है? एप्सिलॉन आर। और इसके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके थे, जिसको हम क्या बोल सकते हैं कि ये मेरे पास रिलेटिव परमिटिविटी भी कहलाती है, यानी विद्युतशीलता भी कहलाती है। तो देखो, इसी के ऊपर और बात करें तो कहता है कि P पर, यानी जो ये तो मैंने मान लिया, ये डायग्राम में साथ के साथ डिस्कस करूंगा। कहता है P पर एक अन्य आवेश, यानी मैंने यहाँ पर एक और आवेश Q0 ले रखा है और कहता है कि R डिस्टेंस पर हमने उसको रख दिया। कितनी डिस्टेंस पर रखा मैंने उसको? R डिस्टेंस पर। अब जैसे ही R डिस्टेंस पे रखा तो अकॉर्डिंग टू मेरे पास में, यानी कुलाम के नियम से बात करें तो कुलाम का नियम क्या कहता है? F बराबर में K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, और साथ में हम एक एन डायरेक्शन लेके चलते हैं, यानी डायरेक्शन लेके चलते हैं। ये मेरे पास अदिश राशि में लेके चल रहा है, दिशा नहीं मान रहे। तो कुलाम नियम से बात करें तो मेरे पास दो आवेश, यानी क्या है? स्थितिक स्थिति पर है, एक आवेश हेरा और एक आवेश हेरा। तो कुलाम बल से क्या नियम बना? 1 अपॉन में 4 पाई, और यहाँ मैंने क्या कहा? माध्यम लेके चल रहा हूँ कोई भी जिसकी पराविद्युतांक मेरे पास एप्सिलॉन आ रहा है, लेकिन मैं माध्यम मान रहा हूँ। तो माध्यम के लिए मेरे पास सूत्र क्या था? F बराबर में 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन था। यहाँ एप्सिलॉन की जगह क्या ले लिया? एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, जो हमने कहा था कि एप्सिलॉन का मान किसके बराबर होता है? एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर के मान के बराबर होता है। Q एक आवेश, दूसरा Q0 अपॉन में R स्क्वायर, और इसका मात्रक क्या है? न्यूटन। मात्रक लिखा है मैंने, ये डायरेक्शन नहीं है। कहता है P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो तो मैं किस पर निकालना चाहता हूँ? P बिंदु पर। और P बिंदु पर आवेश कौन सा है? और मैंने क्या कहा था कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
जो मेरे पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या कहलाती है, एफ अपॉन में क्यू नॉट, और क्यू नॉट क्या होना चाहिए, परीक्षण आवेश जिसके ऊपर परीक्षण किया जा रहा है। तो यहाँ पर किस पे कर रहा हूँ मैं, क्यू नॉट, तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, क्यू नॉट, वैल्यू रख दी एफ की अपॉन अबव, तो क्या आ गया 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर क्यू नॉट अपॉन में क्यू नॉट आर स्क्वायर, मात्रा क्या है, न्यूटन पर कूलम। कैंसिल कर दिया क्यू नॉट से क्यू नॉट, तो क्या बचा, ई बराबर में 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। ये मेरे पास में उसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल कर आ जाती है इस सूत्र से। अब इसी में आगे डिस्कस करें, तो इसी में आगे क्या कहता है मेरे पास में, उस पर बात करते हैं। तो देखो यहाँ पर मैंने वही सूत्र लिखा है, E बराबर में किसके बराबर है, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। यहीं पर हमने कहा कि एप्सिलॉन आर किसके बराबर ले लें, यदि मैं 1 लेता हूँ, निर्वात की स्थिति में है, कब हो, निर्वात की स्थिति में अगर मेरे पास पराविद्युतांक का मान 1 हो, तो उस केस में ई जो मेरे पास विद्युत क्षेत्र तीव्रता है उसका मान क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, मात्रा क्या है, न्यूटन पर कूलम। इसको मैंने कोई समीकरण दे दी। अब मान लेते हैं कि मैंने कहा कि क्यू के कारण, किसके कारण, कि जो मेरे पास आवेश लेके चल रहे थे, यानी ये डायग्राम था मेरे पास, एक ये रहा जिससे आर दूरी के ऊपर, एक पी पॉइंट के ऊपर मेरे पास दूसरा आवेश था क्यू नॉट, ये माना था हमने। तो उसी के अनुसार कह रहा है कि अगर क्यू नॉट पर कार्य करने वाला जो बल होगा वो प्रतिकर्षण का है, क्या है, प्रतिकर्षण का, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मेरे पास धनात्मक ऋणात्मक होती तो दिशा उल्टी होती, लेकिन ये दिशा भी वही है, धनात्मक राशि है, मतलब जिस और बल लग रहा है उसी और मेरे पास क्या, उसकी दिशा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यानी इसकी दिशा इधर ही है क्योंकि ये इसके ऊपर बल लगा रहा है, और इसकी दिशा भी इधर ही है, तो यानी ये क्या है, मेरे पास पॉजिटिव है। तो इससे निकलता है कि कार्य करने वाला बल कौन सा है, प्रतिकर्षण का। और हमने एक माना था कि काल्पनिक में कि जो मेरे पास में परीक्षण आवेश यानी टेस्ट चार्ज है उसको हम धनात्मक लेके चलते हैं। क्या मान के चलते हैं, एक धन राशि बहुत अल्प, टेंस टू बी जीरो, मतलब जीरो की ओर अग्रसर, लगभग जीरो के बराबर। तो कहता है ये मेरे पास में प्रतिकर्षण का वह, और वह उसकी दिशा क्या लेके चल रहा है, ओपी, यानी किस दिशा में, ओ से पी की ओर मेरे पास उसकी डायरेक्शन लेके चलता है। अब यहीं पर कहता है अगर मैं इसका व्यापक लंब कोणीय निर्देशांक ले लूं, यानी मेरे पास में अगर मैं इसके निर्देशांक जो मान के चल रहा हूं उस निर्देशांकों की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने व्यापक लंब कोण निर्देशांक लेके चल रहा हूं, और इसी निर्देशांकों के अनुसार, जिसको इंग्लिश में बोल देते हैं जर्नल ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट, आपके मैथ में है ये। और अब यहाँ पर हमने मान लिया कि कहीं ओ पॉइंट पर एक ए पर प्लस क्यू चार्ज है और दूसरे पे मैंने क्यू नॉट मान लिया, तो कहता है इन दोनों के बीच में इनका स्थैतिक विस्थापन सदिश कितना होगा, कौन सा, ये है मेरे पास में विस्थापन सदिश की बात करता हूँ कि यानी विस्थापन मेरे पास सदिश यानी कितना है, यानी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना है इसका, यहाँ तक का कितना स्थिति है। तो वो कहता है R21, जिसको मैंने यहाँ क्या लिख दिया कि पहले यानी ए के कारण बी पर लग रहा है, इसलिए क्या रखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में क्यू नॉट, कहाँ से है, सेकंड पर, फर्स्ट के कारण वो पोजीशन आर स्क्वायर, दिशा क्या ले ली R21, यानी इस दिशा में, ये है मेरे पास में R21। अब इसी तरीके से कहता है कि ए बी कितना है मेरे पास R2 माइनस में R1, तो यही वैल्यू को मैं इस फॉर्म में रखना चाहता हूँ, यानी कोऑर्डिनेट के फॉर्म में अगर मैं दिखाना चाहता हूँ, यानी निर्देशांकों अनुसार। तो मेरे पास ई का मान क्या था, तो ई बराबर में एफ अपॉन में क्यू नॉट, हमारे पास ये समीकरण लेके चलते हैं, और इसी के अनुसार 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में क्यू नॉट। यहाँ मैंने क्या कर दिया, बस परिवर्तन कर दिया, पहले मैं आर स्क्वायर लेके चल रहा था, अब ये जो डिस्टेंस है यानी दोनों आवेशों के मध्य की दूरी वो किसके बराबर है, R21 के। यानी ये जरा देखो, ये आवेश के मध्य की दूरी किसके बराबर है, R21, अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम में लेके चलते हैं, और वो किसके बराबर लिखा है R21, R2 वेक्टर माइनस में R1 वेक्टर, वो फॉर्म में मैंने लिख दिया। लेकिन अब सोचोगे सर यहाँ तो स्क्वायर था, तो मैंने इसी को यहाँ पर मोड दिखा दिया, और हमारे पास याद हो तो हमने ए कैप बराबर में ए वेक्टर अपॉन में मोड ऑफ ए, एकांक सदिश के लिए लिखते हैं,
यही तो लिखते हैं परिमाण, तो उसी को लिखा है। लेकिन ऊपर क्या लेके चल रहा था, दिशा, और दिशा को क्या लिखते हैं, ए वेक्टर अपॉन में मॉड ऑफ ए। तो यहाँ पर ये देखो ज़रा, मैंने क्या कर दिया, उसको वेक्टर फॉर्म में लिख दिया, ये वेक्टर फॉर्म में थी, और उसी का एक मोड नीचे आ गया कैप की जगह, जिसको मैंने क्या कर दिया यहाँ पर क्यूब, इसलिए लिखा R2 वेक्टर माइनस में R1 का सदिश रूप क्या आ गया मेरे पास में, उसकी घात 3, और ऊपर मेरे पास में मान आता है, जिसको मैंने नीचे लिख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में R2 वेक्टर माइनस में R1 का वेक्टर यानी सदिश रूप मोड ऑफ क्यूब R2 सदिश माइनस में R1 का स्थितिक सदिश में। और यहाँ पर क्या लिखता है, विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है, यानी विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता निकाल रहा हूँ E, वो कहाँ पर है, ए बी की दिशा में। अब यहाँ पर कौन सी डायरेक्शन ले ली, वहाँ पहले O से P मान रहे थे, कोऑर्डिनेट में लेके चले तो कहाँ से लेके चलेंगे, A से B। अब इसी सूत्र से, दोनों सूत्र चाहे आप ले लो, चाहे ये मान लो चाहे उससे मान सकते हैं, लेकिन मैं ये इसी सूत्र से एक आरेख बना रहा हूँ। तो उसने कहा कि ये E और किसके मध्य में, E वर्सेस मेरे पास में R के मध्य में एक चित्र बनाया, आरेख वक्र बना रहा हूँ। तो कहता है कि ये जो वक्र बनेगा वो कैसा होगा मेरे पास में, ये उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी व्युत्क्रमानुपाती मेरे पास में है। तो ये उस जगह क्या होगा, E प्रोपोर्शनल किसके बराबर है, 1 में R स्क्वायर के बराबर है। और ये आरेख कुछ इस प्रकार से बनेगा, यानी घटता हुआ, अगर R का मान बढ़ रहा है तो E का मान घटेगा, और अगर R का मान घट रहा है तो E का मान क्या होगा, बढ़ेगा। ये इस आरेख को मेरे पास में प्रदर्शित करता है। अब इसी आरेख के बाद में ये था मेरे पास में कि अगर मैं बिंदुवत आवेश के कारण किसी बिंदु पर अगर कोई अनदर पॉइंट हो, जैसे ये एक मैंने अनदर पॉइंट मान रखा था, उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी वो निकालनी थी। और वो तीव्रता कितनी होगी, वो हमेशा जो आवेश है, यानी जिसके कारण लग रहा है, ठीक है, मैं ये नहीं, यहाँ पर परीक्षण आवेश नहीं है, जिसके कारण लग रहा हो, यानी जो उस पर लगा रहा हो, वो उस आवेश का मान बटे में उन दोनों आवेशों के मध्य की दूरी, और साथ में क्या है, निर्वात के मध्य की बात करके चल रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ एप्सिलॉन नॉट उसकी विद्युतशीलता निर्वात की है। तो ये था मेरे पास में उसका आर्टिकल। अब जो सेकंड हेडिंग थी उस पर आते हैं ज़रा वापस से। उससे पहले एक नोट है मेरा, बड़ा अच्छा सा नोट है, यही नोट मेरे पास इसी हेडिंग में काम आएगा, और उसमें सीधा लिख देते हैं। और चाहे आप इसको नोट लिख दो, चाहे ये इसके साथ काउंट कर सकते हो, दोनों आपकी चॉइस पर है। तो देखो मैं इसके ऊपर आता हूँ, नोट में क्या कहता है, किसी बिंदु पर, यानी कोई भी पॉइंट मान रहा है, कोई भी बिंदु, कहता है अगर उसके आवेशों के ग्रुप यानी समुदाय हैं, कोई एक बिंदु है, उसके इर्द गिर्द बहुत सारे समुदाय मान लिए, कि मैं यहाँ पर एक फिगर से बनाता हूँ कि एक बिंदु है, इसके इर्द गिर्द Q1 हो गया, Q2 हो गया, Q3 हो गया, एंड सो ऑन Qn, कोई भी आवेश का मेरे पास मान के चल रहे हैं। कहता है तो उस बिंदु पर, यानी आदि मेरे पास के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर, यानी इस बिंदु पर अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी तो भाई ये इसके कारण भी एक विद्युत क्षेत्र तीव्रता होगी E2, इसके कारण होगी कोई E1, और इसके कारण कोई होगी E3, ऐसे सभी के कारण कोई ना कोई विद्युत क्षेत्र तीव्रता होगी। तो उस पे बिंदु पर, यानी उस प्रत्येक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं सदिश योग के बराबर होगी, यानी उसके ऊपर, उस बिंदु के ऊपर जो मेरे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो उन सभी तीव्रताओं के सदिश योग के क्या होगा, मेरे पास में बराबर होगा। कहता है यदि भिन्न भिन्न आवेशों के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है, किसी पर E2 है, किसी पर E3 है, तो सभी का योग उस बिंदु पर आएगा, और वो किसके बराबर होगा, E बराबर में E1 प्लस में E2 प्लस में E3। यानी एक तरीके से क्या कर दिया मैंने, अध्यारोपण का सिद्धांत का इस्तेमाल किया है। तो यही हेडिंग, इसी को उठाते हुए मेरे पास अगली डेफिनेशन आती है। देखो आपको कोई डाउट हो तो आप डाउट मेरे को मैसेज करके किसी प्रकार से आप पूछ सकते हो, मैं आपका डाउट ज़रूर क्लियर करेंगे, ऐसा नहीं है कि आपके डाउट क्लियर नहीं हो। देखो अब आते हैं इसी पे, मैं रोकना नहीं चाहता कि वीडियो लंबी हो जाती है बीच में अगर बात करें तो। कहता है आवेशों के निकाय के कारण, मैं कह रहा हूँ आवेशों के निकाय मतलब एक सिस्टम की बात कर रहा हूँ, बहुत सारा, जैसे आप ये कहते हो ना एक मोदी गवर्नमेंट का सिस्टम है पूरा, ठीक है, एक स्कूल चलता है तो उसमें एक पूरा सिस्टम है, प्रिंसिपल। अगर मैं कह दूं कि जी अकेले मैं ही पढ़ाऊं तो मैं नहीं पढ़ा सकता ना, आपकी फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, मैथ भी है, तो ये कभी सभी एक सिस्टम निकाय मिलकर एक
सिस्टम बनता है, 12th साइंस बनती है। तो वैसे कहता है एक निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताओ कितनी होगी। तो उसको निकालने के लिए फिर से तो कहता है यहाँ अध्यारोपण सिद्धांत से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। यानी एक सिस्टम या एक समूह में किसका इस्तेमाल किया जाता है, अध्यारोपण का। और अध्यारोपण की डेफिनेशन हमने 11th क्लास में बड़ी डिटेल में पढ़ी थी। यानी अध्यारोपण यानी एक समूह, यानी ये अध्यारोपण ही तो है, सभी को जोड़ देना और एक नया मेरे पास में एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेना, यानी एक नया रिजल्ट मिलना। ये जैसे हमने वेव्स में की थी कि ये एक वेव आ रही है, दूसरी एक वेव आ रही है, इनका अध्यारोपण होकर मेरे पास एक नया परिणामी तरंग मिलता है, अध्यारोपण का सिद्धांत। उसी प्रकार से विद्युत क्षेत्र तीव्रता में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसका मैंने एक नोट वीडियो में भी डाला था पिछली वाली। कहता है यदि अगर मैं मानता हूँ कि मेरे पास में एक Q1 Q2 Qn तक सो ऑन तक आवेश हो, एक यही आवेश नहीं कहा, मैंने कहा कि मेरे पास आवेश बहुत हों, आगे Q1 है, Q2 है, बहुत सारे आवेश मेरे पास में चले जा रहे हैं। तो इन्हीं आवेशों के अनुसार अगर बात करता हूँ तो मैंने मान लिया कि मेरे पास में अगर ये एक Q1 आवेश, Q2 आवेश एंड Qn तक आवेश है, तो कहता है n बिंदु आवेशों के कारण कोई पॉइंट P पर एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं क्या होगी, इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं क्या होंगी, ये चीज़ हमें पूछ रहा है। तो उसी को और डिस्कस करने के लिए तो हमने कहा कि उसकी तीव्रताएं मान लेते हैं कि मेरे पास जैसे ये P बिंदु था, अब मैं यहाँ पर बहुत सारे आवेश हैं उनके कारण मानना चाह रहा हूँ। तो मैंने कहा एक के कारण है E1, दूसरे कारण E2 एंड E3 E4 एंड सो ऑन, n आवेश हैं इसलिए En तक मेरे पास तीव्रताएं हैं। तो कहता है कि किसी n बिंदु आवेशों के, अगर मेरे पास n बहुत सारे बिंदु आवेश हैं यानी पॉइंट लाइक मेरे पास में चार्ज हैं, तो उनके समूह के कारण, बड़े ध्यान से सुनना, हर एक शब्द जरूर सुनते रहना। अगर एक बार समझ में नहीं आया तो वीडियो को आपसे दोबारा चेक करना, सुनना जरूर। पढ़ाई कभी भी ऐसे मत करना कि भाई ये सुन लिया बस ठीक है, दोबारा सुनना 100% क्लियर होगा, ऐसी बात नहीं है, नहीं होगा। तो कहता है कि n बिंदु आवेशों के समूह के कारण P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता कितनी है, यानी P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है वो अब हम निकाल लेते हैं। तो P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने मान लिया कि मेरे पास E1 प्लस में E2 एंड सो ऑन मेरे पास En तक आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता है। नोट वही नोट, उसी के अनुसार उनका सभी का अध्यारोपण सिद्धांत करते हैं। तो यहाँ पर मैंने निकाला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 आवेश था उसके कारण, और मैंने क्या कहा था, जिस आवेश के कारण बल लग रहा हो, क्योंकि वहाँ पर एक मैंने सूत्र सिद्ध किया था E बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R का स्क्वायर, साथ में R की कैप आप लिख सकते हो विद्युत क्षेत्र के लिए। और यहाँ पर वो डायरेक्शन किसके कारण है, जो लगा रहा है उसके कारण। तो मैंने कहा था ये आवेश वो आएगा जो उस परीक्षण आवेश के ऊपर बल लगा रहा हो, जिसके कारण या वो बल महसूस कर रहा हो। तो यहाँ पर मैं किसकी बात कर रहा हूँ, E1, तो यहाँ आवेश क्या है, Q1, R1 का स्क्वायर, R1 की कैप। इसी प्रकार से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E2 है, R2 क्या ले लिया, डिस्टेंस, आवेश कौन सा है, Q2, R2 कैप एंड सो ऑन, कहाँ तक लेके चले, N तक। क्लियर बात यहाँ तक की। अब इसी को मैं लिख सकता हूँ समीशन में, सभी में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है। N आवेश है, मुझे नहीं पता कितने तक आ सकता है, N की वैल्यू 10 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है। तो मैंने सभी को एक जोड़ के सम कर दिया उन सभी का। तो समीशन कहता है कि I1 से लेकर N तक, N यहाँ फिर से एक इंटीजर संख्या है, N का मान कहाँ हो सकता है मेरे पास में 1 2 3 4 कुछ भी है, 1 2 3 4, लेकिन मुझे तो 2 चाहिए ना विद्युत क्षेत्र के लिए, तो कम से कम 2 आवेश के लिए लेके चले, एक आवेश का ले लिए। तो यहाँ पर कहता है कि Q का I लिख दिया, I की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, और वहीं पर मेरे पास में RI, क्योंकि 1 2 3 4 सब तक चल रहा है, जितने मर्जी तक आ सकते हैं, और वहीं डायरेक्शन को भी क्या लिख दिया, RI कैप 1। क्लियर बात यहाँ तक की। अब इसी उपरोक्त विवेचना में बड़ा ध्यान से सुनना, यही चीज़ को मैं इस्तेमाल थोड़ा सा दूसरे तरीके से कर रहा हूँ। कहता है अगर ये जो विवेचना मैंने ली, यानी ये जो थॉट्स ऊपर जो मैंने कैलकुलेशन की ऊपर सारी की सारी, कहता है अगर इसमें ये बिंदु P मूल बिंदु O पर लिया गया था, यहाँ पर मैंने ये लिया था कि ये O पर ही है, उसकी सिचुएशन क्या ले ली
कि R1 जो हम लेके चल रहे थे कि R2 माइनस में R1 लेके चल रहे थे, तो वहाँ पर एक सिस्टम बन गया कि मैंने एक सिचुएशन ले ली, वो मूल बिंदु पे था, तो सभी की R1 आ जाएगी या R2 लेंथ आएगी, ये सभी की एक सिचुएशन थी क्यों मूल बिंदु था। स्टार्टिंग पॉइंट 0 लेके चले, किसी में भी लेके चले। मान लेते हैं ये मेरे पास में है एक ग्राफ में, यहाँ से थोड़ा सा दिखाता हूँ मैं आपको कि ये मान लेते हैं कि यहाँ मूल बिंदु पर लिया O पर, अब यहाँ से Q1 है यहीं ले लिया, तो इसकी स्थिति तो यहाँ पर दूसरी की तो 0 है, यहाँ से कहा ये R1 पे है तो क्या आएगा, सिर्फ R1 दूरी मिलेगी। तो इसी प्रकार से कहता है कि मैंने उसको O मूल बिंदु पर लिया गया था। कहता है यदि यही निर्वात में Q1 Q2 Qn सोन स्थिति सदिश R1 R2 एंड Rn तक हैं, लेकिन बिंदु P का स्थिति सदिश अब की बार मूल बिंदु ना होकर कहीं हमने यहाँ मान लिया जिसकी दूरी कहीं R वेक्टर है, अब ये स्थिति बदल जाती है। तो कहता है कि n बिंदु आवेशों के कारण, कितने n बिंदु आवेशों के कारण, पहले तो क्या था मूल बिंदु पे लेके चल रहे थे, था ही नहीं। अब यहाँ से कहूँगा तो ये अगर मेरे पास इस पर कोई भी अगर कोई फोर्स लगाता है, यानी इसके कारण मुझे एक बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिलती है, तो ये क्या मिलेगा, R माइनस में R1 मेरे पास वेक्टर फॉर्म में मिलेगा, दूरी दोनों आवेशों के मध्य की होगी। तो इसलिए कहता है कि P अगर स्थित जो मेरे पास है उसका R ले लिया, यानी मूल बिंदु पर ना लेकर n बिंदु आवेशों के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। अब तो मैंने उसको बदल दिया, अब वो क्या आता है, ज़रा फिर देखो इस पे आगे वाले पेज पे। तो ये देखो एक डायग्राम बना हुआ है, इसी डायग्राम को मैं थोड़ा सा लेके चलता हूँ। देखो अब ये स्थिति अगर मैं यहाँ से लेके इस आवेश पर मानता हूँ, मूल बिंदु पर नहीं है, R और ये इन दोनों के मध्य की दूरी कितनी हो गई, वो हो जाएगी R वेक्टर माइनस में R1 वेक्टर। इसी प्रकार से अगर इन दोनों को लेके चलूँ तो इन दोनों की ये जो दूरी है, अब ये दूरी फिर बदल गई ना, अब इस दूरी को क्या लोगे आप, ये दूरी, अब इस दूरी को आप क्या कहोगे, R माइनस में R2 का वेक्टर। और इसी प्रकार से अब ये दूरी अगर मैं लेके चलता हूँ, कौन सी, इन दोनों की ये दूरी ले लूँ, तो ये मेरे पास अब क्या बन गया, R वेक्टर माइनस में R का nth के लिए। तो अब यहाँ पे मेरे पास में दूरियाँ बदल चुकी है, पहले तो मूल बिंदु था ना, दूसरा तो सीधा 0 था, तो सभी के लिए एक वैल्यू मिल रही थी, तो मुझे कहीं देखना ही नहीं पड़ रहा था, यहाँ से सीधा लिया 0 में से माइनस में R1 के लिए, तो R1 सभी एक टर्म्स में लेके चल रहे थे और दिशा ये थी, इसलिए R1 के इधर से लेके चल। अब यही चेंज कर देते हैं इधर, तो यहाँ क्या बन गया मेरे पास में, अब वो वैल्यू बनकर आती है 1/4πε0 Q1, सेम वही है। अब R1 की जगह जो लेके चल रहे थे, तो मैंने एक और फार्मूला लिखा था, वो फार्मूला क्या था, E बराबर में 1/4πε0 Q अपॉन में एक लिखा था R2 वेक्टर माइनस में R1 वेक्टर का मोड का क्यूब, साथ में लिखा था R2 माइनस में R1 सदिश रूप में लिखा था, अभी पीछे ही है, चाहे आप रिवाइंड करके जरूर चेक कर ले। तो वही सेम चीज़ यहाँ लिख रहा हूँ। अब आवेश किसके कारण है, Q1, डिस्टेंस क्या हो गई R1 माइनस में R वेक्टर माइनस में R1 और नीचे क्या ले लिया, मोड का क्यूब। इसी प्रकार से सेकंड के लिए Q2 R वेक्टर माइनस में R2 का सदिश रूप बटे में क्या ले लिया, R का वेक्टर माइनस में R2 का वेक्टर का क्यूब, प्लस में यही ले लिया 1/4πQn R वेक्टर माइनस में R वेक्टर का n कैप, और ये मेरे पास में नीचे क्या लिख लिया, R का सदिश रूप माइनस में Rn का सदिश रूप मोड का क्यूब। अब इसी को वापस लिया है, सभी को जोड़ लिया कि मेरे पास n तक है, n कुछ भी हो सकता है, 10 हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, तो लिखा 1/4πε0 समीशन i टेंस टू 1 से लेकर n तक हो सकता है। आवेश मेरे पास कुछ भी हो सकता है, तो वो भी लिख दिया Qi, और स्थिति सदिश क्या है 1 2 3, ये बदल रहे हैं, सिर्फ R तो वही है, तो R माइनस में Ri कैप, R सदिश रूप वेक्टर फॉर्म में, नीचे क्या लिख दिया R का वेक्टर फॉर्म माइनस में Ri का वेक्टर फॉर्म का मोड का क्यूब। ये मेरे पास अगर
मूल बिंदु पर न हो, ये उस कंडीशन में। और वो पहले क्या था कि P जो था वो मेरे पास में मूल बिंदु पर था, यानी परीक्षण आवेश की बात कर रहा हूँ कि परीक्षण आवेश यानी टेस्ट चार्ज जो है वो टेस्ट चार्ज मेरे पास में मूल बिंदु पर न हो तो उसकी विद्युत क्षेत्र तीव्रता ये है। क्लियर यहाँ तक की बात। अब इसी में एक और पॉइंट देखो, इंपॉर्टेंट ये वाली बात पे, क्योंकि कई न्यूमेरिकल इससे सॉल्व हो जाते हैं सीधे। तो याद हो तो हम कहते हैं कि अगर मेरे पास दो आवेशों के कारण बात कर रहा हूँ, किसके कारण? दो आवेशों के कारण। कहता है दो आवेशों के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्रों के परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या होंगे। मैंने मान लिया कि मेरे पास में एक E1 की विद्युत यहाँ पर है क्षेत्र तीव्रता, एक की यहाँ पर है, तो उनका परिणामी मान क्या होगा वो मुझे निकालना है। वो मैंने कहा कि E होगा। तो वो E कितना निकलता है कि दो आवेशों के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र परिणाम क्या होगा, तो वो निकलेगा वही सेम रिजल्टेंट जैसा हमारे वेक्टर फॉर्म में निकालते हैं। E1 का स्क्वायर प्लस में E2 का स्क्वायर प्लस में 2E1 E2 कॉस का थीटा, वही सेम काम है। R लेके चलते थे, अंडर रूट में A1 का स्क्वायर प्लस में A2 का स्क्वायर प्लस में 2A1 A2 कॉस का थीटा, ये हमने किया था 11th क्लास में भी, ये सूत्र सिद्ध कर चुके हैं सदिश में। तो वही सेम काम किया और हमने कहा कि इन दोनों के मध्य कोण कितना है? थीटा। लेकिन मेरे पास में परीक्षण आवेश का अगर यहाँ पर लेके चलूँ तो वो कितना है? अल्फा। तो कहता है कितना कोण, वो रिजल्टेंट कोण कितना, तो हमने निकाल लिया tan अल्फा। और tan अल्फा का मान कितना होता है? tan थीटा किसके बराबर है? किसके बराबर लिखते हैं? परपेंडिकुलर अपॉन बेस में। तो वही सेम काम करते हैं यहाँ पर, वही एक त्रिभुज का नियम, और त्रिभुज के नियम के अनुसार आपको पता है कि ये क्या निकलेगा मेरे पास में, ये होता है E2 साइन का थीटा, ये बनता है मेरे पास में E2 कॉस का थीटा। तो ये दोनों मिल जाते हैं, टोटल कितना हो गया? E1 E2 कॉस का थीटा, परपेंडिकुलर मेरे पास कितना है? E2 साइन का थीटा। तो लिख दिया E2 साइन का थीटा अपॉन में E1 प्लस में E2 कॉस का थीटा। तो यहाँ से मैं उस एंगल को भी निकाल सकता हूँ। ये कौन सी कंडीशन में है? जब दो आवेशों के कारण है, और अधिकतर हमारे पास दो आवेश के कारण ही न्यूमेरिकल पूछा। न्यूमेरिकल अगर पूछा जाए तो ये सूत्र हमारे पास में काम का है, अकॉर्डिंग टू किसके? राजस्थान बोर्ड या CBSE बोर्ड भी आप चाहे किसी को भी कह सकते हो। हम राजस्थान बोर्ड की बात करते हैं तो राजस्थान बोर्ड में NCERT सिलेबस जो हमारे पास अब नया शुरू हुआ है उसके अकॉर्डिंग भी बात करूं तो ये एक न्यूमेरिकल पोर्शन अकॉर्डिंग हमारे सिलेबस में, नीट IIT के लिए नहीं, उसमें ये पूछ लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। ये उधर से है और ये हमारा बेसिक है, लेकिन ये एक न्यूमेरिकल पोर्शन के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है। तो आज की वीडियो में इतना ही।